हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनीजीएस एकेडमी। मैं हूं प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि पॉलिटी में टोटल 300 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रह गए थे उनको भी हम पार्ट 3 में कवर करेंगे और ये फाइनल पार्ट होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 201 से करेंगे। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग इंडियन स्टेट मिनिस्टर्स। यहाँ पर आपको बताना है भारतीय राज्यों के मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन का निर्णय कौन लेता है। तो पोर्टफोलियो एलोकेट किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 163 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें बताया गया है कि स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड होंगे चीफ मिनिस्टर और ये सभी एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। वहीं पर आर्टिकल 164 में बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर और बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। उनका टेन्योर और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो सब इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड फेलो सिटीजन्स एंड सोसाइटी। यहाँ पर आपको बताना है कि साथी नागरिकों और समाज के प्रति नागरिकों का मुख्य दायित्व क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्टिसिपेट मोरली एंड सोशली नॉट जस्ट लीगली। केवल कानूनी रूप से नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी सभी सिटीजन को सोसाइटी में और आपस में यहाँ पे इंटरैक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर वॉज द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF formed under the Disaster Management Act of 2005। यहाँ पे कहने कि NDRF को कब बनाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसके लिए एक्ट आया था 2005 में। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने 19 जनवरी को अपना रेजिंग डे भी मनाया है। अगला क्वेश्चन है, विच एग्जाम्पल बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेली लाइफ। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उदाहरण दैनिक जीवन में संविधान की आवश्यकता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है या उसका एग्जाम्पल क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लास डिसाइडिंग रूल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड रिसोर्सेज। प्रतिनिधित्व और संसाधन साझाकरण के लिए नियम तय करने वाली कक्षा, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को इलेक्ट किया जाएगा और वो कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिसोर्स का शेयर कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड दी वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर इसको हमने पार्ट 1 में ही कवर किया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं वो सब हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42nd अमेंडमेंट 1976। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी टेकन अप बाई ए लोक अदालत। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा केस है जो कि लोक अदालत के द्वारा डील नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है। नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस, जो कि बहुत सीरियस या हीनियस क्राइम होते हैं, वो इनके द्वारा नहीं लिया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी NTP फॉर्मुलेटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी कब यहाँ पे तैयार किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए,
1994 में इसको यहाँ पर तैयार किया गया। ये नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का लिबरलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। इस वजह से यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर और भी आती हैं। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 में आता है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी ऑफ 2012 है, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का है। तो यहाँ से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया गया, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मानव तस्करी नहीं की जा सकती और बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि जो भी चिल्ड्रन हैं उनको फैक्ट्रीज में काम नहीं कराया जा सकता। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल वॉज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 103rd अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड EWS रिजर्वेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि EWS रिजर्वेशन के लिए जो 103rd अमेंडमेंट आया था, इससे कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को इसमें ऐड किया गया था। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 बात करता है कि EWS को रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंक्लूडिंग प्राइवेट, एडेड और अनएडेड, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया था। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 बात करता है EWS के रिजर्वेशन की इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज में। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर वॉज द सेकेंड पे कमीशन अपॉइंटेड इन इंडिया। भारत में द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1957 में। ये जो सेकेंड पे कमीशन बनाया गया था 1957 में, इसके चेयरमैन थे जस्टिस जगन्नाथ दास। इन्होंने पे स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया, इमोलमेंट्स कैसे होने चाहिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनका सर्विस कंडीशन क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर एग्जामिन किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 323B के बारे में बताना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने पहले ही किया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट परमिट्स ट्राइब्यूनल्स फॉर मैटर्स लाइक टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म एंड लेबर डिस्प्यूट। इसमें ये कहा गया है कि ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे बनाया जा सकता है जो कि टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म और लेबर डिस्प्यूट को डील करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में आएगा, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दिया गया है। एक यहाँ पे यूनियन लिस्ट है जिस पर लॉ बनाने का राइट केवल पार्लियामेंट के पास है। दूसरा यहाँ पे स्टेट लिस्ट आता है, इस पर लॉ बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। इसके अलावा यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है जो कि दोनों के लिए कॉमन होता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों ही कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिमिनल लॉज जो हैं ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 100 सब्जेक्ट हैं। पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाती है। फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर, सिटीजनशिप, एनर्जी यहाँ पे जो है इससे भी रिलेटेड जो नियम कानून होगा वो पार्लियामेंट बनाएगा। बैंकिंग यहाँ से आप याद रखिएगा, क्वाइनेज भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। जो भी सब्जेक्ट नेशनल इम्पॉर्टेंस के होते हैं उस पर यही लॉ बनाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टेट लिस्ट, जिसमें 61 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा यहाँ पर लॉ बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर भी आप ध्यान में रखिएगा, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एल्कोहल रेगुलेशन। तीसरा यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें 52 सब्जेक्ट हैं। यही क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर इनके लॉ में डिस्प्यूट हो गया तो लॉ वही माना जाएगा जो पार्लियामेंट ने बनाया है, यानी यहाँ पर भी पार्लियामेंट थोड़ा सा स्ट्रांग दिखेगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो क्रिमिनल लॉ है, एजुकेशन आप याद रखेंगे, इसके अलावा मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, और यहाँ पे वेट एंड मेजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 74। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपसे डीपीएसपी के आर्टिकल 40 के बारे में पूछा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब 4 लोग मिलेंगे तो पंचायत ऑर्गेनाइज करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसका ट्रिक का वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ है। ओल्डेस्ट वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जहां से आपको सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे डीपीएसपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्केड्यूल ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 कंटेन्स द क्वालिफिकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन। नागरिकता अधिनियम 1955 की किस अनुसूची में प्रकृतिकरण की योग्यताएं शामिल हैं? यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप प्राप्त करने का जो क्वालिफिकेशन है वो इस एक्ट के किस स्केड्यूल में दिया गया है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इस एक्ट के 3rd स्केड्यूल में मेंशन किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करें तो इसमें 5 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे कि इंडियन सिटीजनशिप को प्राप्त किया जा सकता है। पहला यहाँ पे है बाई बर्थ, दूसरा यहाँ पे है बाई डिसेंट और बाई हेरिडिटरी, तीसरा यहाँ पे है बाई रजिस्ट्रेशन, चौथा यहाँ पे है बाई नेचुरलाइजेशन और पांचवा है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली लिस्ट द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव का कंपोजिशन बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आएंगे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, इफ एन आरटीआई एप्लीकेंट इज एग्रीव्ड बाय द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स डिसीजन विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द फर्स्ट अपील बी फाइल्ड। सिंपल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर कोई आरटीआई आवेदक है और वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वो कितने दिन के अंदर अंदर अपील यहाँ पे दायर कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 डेज के अंदर अंदर अपील यहाँ पे दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सही स्टेटमेंट को पहचानना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू इन्वेस्टिगेट वायलेशंस। ह्यूमन राइट के वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सक्सेसफुल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट ए सिंगल यूनियन मिनिस्टर रिक्वायर्स विच एक्शन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार एक अकेले केंद्रीय मंत्री के खिलाफ सफल अविश्वास प्रस्ताव के लिए किस कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी कैन डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर मंत्री परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नर के द्वारा उनको भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 221, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से मंत्रालय के द्वारा नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको दिया जाता है। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी सिटीजन इंडिया में 12 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रह जाता है तो उसको नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडक्टिंग इलेक्शंस, यानी कि चुनाव आयोजित करना इनका रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है जब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट जुडिशियल एक्टिविज्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने पहले के पार्ट में किया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जुडिशियल एक्टिविज्म को सही से डिस्क्राइब करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉलंटरी इंटरफेरेंस बाय द जुडिशरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि सार्वजनिक हित में न्यायपालिका के द्वारा स्वैच्छिक हस्तक्षेप को जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। इसको जुडिशियल ओवररीच भी कहते हैं। ये अपोजिट होता है जुडिशियल रिव्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर 10th शेड्यूल के बारे में सही वाला स्टेटमेंट पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड्स फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। यह दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो यहाँ पे जो 2005 में RTI एक्ट आया था, इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमने पहले ही किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एजेंसीज को छोड़कर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। यहाँ पे कह रहे हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का इनमें से कौन सा तरीका नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय एडॉप्शन जो है यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलता। बाय बर्थ, बाय डिसेंट एंड बाय रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नागरिकता मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट जजेस को कौन अपॉइंट करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से RTI एक्ट से पूछा हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द RTI एक्ट इन द पब्लिक डिपार्टमेंट। पब्लिक डिपार्टमेंट में RTI एक्ट को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा,
व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन लेड द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर द अरेस्ट इलीगल। यहाँ पे कहने कि विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में किस संवैधानिक उल्लंघन के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 1, फेलियर टू इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो यहाँ पे विहान कुमार का जो अरेस्ट किया गया था, उनको अरेस्ट करने का रीज़न नहीं बताया गया था। ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस अरेस्ट को इलीगल बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर ए कैंडिडेट मस्ट मीट which of the following disqualifications as laid down in the Representation of the People Act 1951। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए पात्र होने के लिए एक उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता पूरी करनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बी एन इलेक्टर वोटर इन एनी स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी भी राज्य विधानसभा क्षेत्र में एक निर्वाचक होना चाहिए, ये क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन बताया गया है। आगे देखते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 243Q। आर्टिकल यहाँ पर डिटेल में पूछे गए हैं, इनको भी आपको याद रखना होगा। इसको कैसे याद रखते हैं, इसकी ट्रिक्स की वीडियो जल्दी ही इस चैनल पर आएगी। जिस ट्रिक से मुझे याद है उसी ट्रिक से आपको भी ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है। सिटीजनशिप के आर्टिकल 5 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 11 पर एंड होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन जजमेंट लेड डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा केशवानंद भारती केस के द्वारा रखी गई, जो कि 1973 में हुआ था। इस पर भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल एज पर द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन स्टेट्स अदर देन द नॉर्थ ईस्ट। संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर। 91st अमेंडमेंट जो है किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2003 में। इसमें क्या बताया गया था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी साइज को यहाँ पर बोला गया कि लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का केवल 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ड्यूरेशन ऑफ जस्टिस BR गवई एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि BR गवई कितने टाइम तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ।
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कब उनका अपॉइंटमेंट हुआ और वो किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट इनैक्टेड। यहाँ पर आपको बताना है कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ए स्टैचुटरी कॉरपोरेशन इन इंडिया। यहाँ पर आपको स्टैचुटरी कॉरपोरेशन इन इंडिया का एक विशिष्ट विशेषता बताना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, हैज़ ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड कैन शो और बी स्यूड। यह एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है, इसका एक अलग कानूनी अस्तित्व होता है और यह मुकदमा कर सकता है या फिर इस पर भी मुकदमा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन और स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर एक तरफ बहुत सारे स्टेट हैं और एक तरफ यूनियन है, तो ये सभी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टेट ए मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस। यहाँ पे कहने कि स्टेट में जो मंत्री पद धारण करते हैं तो कब तक करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान भारत के चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में क्या निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे है, इट मे बी सिंगल और मल्टी मेंबर। इनिशियली देयर वाज ओनली ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंटिल 1989। तो पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। 1989 में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस कोर्ट को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक IAS एंड IPS। तो IAS और IPS या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए कौन सा बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो सभी को पता होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1953 में। यहाँ से आप याद रखेंगे, काका कालेलकर कमीशन भी इसको कहते हैं। 29 जनवरी 1953 में इसको प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और ये दिया गया है आर्टिकल 340 में कि प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करके बैकवर्ड क्लासेस कमीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये जो कमीशन था इसके चेयरमैन काका कालेलकर थे। उन्होंने इसका रिपोर्ट सबमिट किया था 1955 में। अगला क्वेश्चन है, द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 105वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई OBCs। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 में आया था और इसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का जो राइट्स है, अथॉरिटी है, उसको फिर से रीस्टोर कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा आर्टिकल 338B, 342A और 366 को यहाँ पर अमेंड किया गया था।
इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को ओवरराइड कर दिया गया था और इसके पहले ये जो पावर है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या फिर ओबीसीज को आइडेंटिफाई करने का, ये पावर सेंटर तक लिमिट कर दी गई थी, पर इसके द्वारा इसको रीस्टोर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर स्केड्यूल्ड एरियाज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 244 में। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। लोक लेखा समिति का यहाँ पर प्राथमिक कार्य पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू रिव्यू कैग ऑडिट रिपोर्ट। कैग के द्वारा जो रिपोर्ट ऑडिट किया जाता है उसको भी ये रिव्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 254 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टेट लॉ रिपग्नेंट टू अ सेंट्रल लॉ कैन प्रिवेल इन द स्टेट ओनली इफ। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी में पहले पूछा गया और इस बार सीजीएल में भी इसको पूछा गया है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत एक केंद्रीय कानून के विपरीत एक राज्य कानून राज्य में तभी मान्य हो सकता है जब। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एंड गेट्स हिज एसेंट। इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया हो और उनकी सहमति मिल गई हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू बी कंसीडर्ड ए सिटीजन एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ में किसी व्यक्ति को नागरिक मानने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट। यानी उस टाइम पर ये क्राइटेरिया नहीं रखा गया था इंडियन सिटीजनशिप के लिए। अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें तो उस टाइम पर यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन में था कि पर्सन जो है वो इंडिया में रह रहा होना चाहिए और इन 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या फिर इसके कोई एक पेरेंट्स यहाँ पे बॉर्न हुए हों, या फिर वो कम से कम 5 सालों से ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। यहाँ पर आपको बताना है कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया था, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसको इनैक्ट किया गया था जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा अंडर दी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, हु इज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे 52वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.आर. गवई। ये केवल 6 मंथ के लिए ही यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, तो पहला है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी हाई कोर्ट के जज के रूप में सर्व किए हों एटलीस्ट 5 ईयर, या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों 10 ईयर से ज़्यादा के लिए, और वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहे हों इन दी आई ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज नॉट फॉर्म्ड थ्रू दी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कौन से स्टेट को फॉर्म नहीं किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा स्टेट को इस एक्ट के द्वारा फॉर्म नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के लिए संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। तो यहाँ पर ये डीपीएसपी से पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 43।
क्वेश्चन नंबर 257, हु ऑर्गेनाइजेज लोक अदालत्स इन इंडिया? भारत में लोक अदालत का आयोजन कौन करता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेशनल एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको यहाँ पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स? यहाँ पे देखिए, यूनियन और स्टेट के बीच में 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि लेजिस्लेटिव जो रिलेशन है वो किस आर्टिकल में है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 246। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान करता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 342। यहाँ पे हम बहुत सारे डिटेल्स को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल्स जान लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगला क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट इंफॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड अंडर द आरटीआई एक्ट फॉर जनरल रिक्वेस्ट? तो आरटीआई एक्ट में 30 डेज के अंदर अंदर जनरल केसेस में इंफॉर्मेशन देना होता है। इसको भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ मोस्ट रिसेंटली एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अनदर 10 ईयर? तो जो यहाँ पे एससी और एसटी हैं उनका रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 सालों के लिए और भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अमेंडमेंट आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज। कोई भी लॉ अगर बनाया गया है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर है या फिर उसको वॉयलेट करता है, इसी को देखना जुडिशियल रिव्यू होता है। अगला क्वेश्चन, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 73rd अमेंडमेंट। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन के माध्यम से पेश की गई थी, पंचायती राज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इट स्पेसिफाइज 29 फंक्शनल सब्जेक्ट टू बी डिवॉल्व टू पंचायत बाय द स्टेट। यह पंचायत को राज्यों द्वारा हस्तांतरित किए गए 29 कार्यात्मक विषयों को निर्दिष्ट करता है, यानी पंचायत के 29 सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, ए पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर 19 जुलाई 1948 कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन ओनली इफ। यहाँ पे कहना है कि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से प्रवास करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता था यदि केवल, तो क्राइटेरिया बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया बिफोर 1947। तो 1947 के पहले वो इंडिया में जन्म लिया हो तभी उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एस्टैब्लिशेस द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट होंगे, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में। अब अगर प्रेसिडेंट होंगे तो जो यूनियन है उसका सारा का सारा एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगा, ये आर्टिकल 53 में है। इनका इलेक्शन होगा, ये आर्टिकल 54 में बताया गया। अब ये इलेक्शन होगा कैसे, तो ये मैनर 55 में बताया गया है। इलेक्शन होने के बाद में इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा,
तो 5 ईयर होगा, ये लिखा गया है आर्टिकल 56 में। अगर इनका टेन्योर एंड हो जाता है तो क्या ये री इलेक्ट होंगे? तो री इलेक्शन का एलिजिबिलिटी आर्टिकल 57 में दिया हुआ है। अब क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में दिया हुआ है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 ईयर्स प्लस होने चाहिए, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 60 में ये ओ की तरह है, तो इनका जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। 61 में ये जो 1 है ये आई की तरह है, तो राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमा दान की शक्तियाँ आर्टिकल 72 में बताई गई हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। इनमें से कौन सा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5th स्केड्यूल। अदर स्केड्यूल एरिया की बात की जाएगी तो वो 6th स्केड्यूल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस एज मे बी अपॉइंटेड बाई। यहाँ पर आर्टिकल 130 के बारे में पूछा हुआ है। आर्टिकल 130 में ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो दिल्ली में बैठेगा, लेकिन ये अगर किसी और जगह पे भी बैठना चाहते हैं तो इसके लिए इनको परमिशन लेनी होती है। किसका ये अप्रूवल लेंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अप्रूवल लेंगे प्रेसिडेंट से, और दिल्ली की जगह कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट ओपन किया जा सकता है, यानी कि दिल्ली से हटा करके किसी और प्लेस पे ये जा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का अप्रूवल इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज ज्वाइंटली कंट्रोल्ड बाई बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी सेवा संघ और राज्य दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि IAS। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड आर्टिकल 39A। तो ये DPSP है। आर्टिकल 39A बात करता है फ्री लीगल एड की। इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन केसेस इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में किस अनुच्छेद के तहत मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 32 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो केसेस होते हैं फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के, वो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में इनिशिएट कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़े, फिर उससे हायर कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का जो डायरेक्ट केसेस है वो इनिशिएट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो यही होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर पूछा गया है कि स्थायी कार्यकारिणी के रूप में किसे वर्णित किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, परमानेंट सिविल सर्वेंट्स हु मैनेज डेली एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये परमानेंटली अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज इंश्योर्ड अंडर विच आर्टिकल। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 39D में, DPSP का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 273, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूनल्स डील्स स्पेसिफिकली विथ सर्विस रिलेटेड मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इनमें से कौन सा न्यायाधिकरण विशेष रूप से लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको कैट कहते हैं। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ये जो कैट है
इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और आर्टिकल 323A में इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनके रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है उसको डील किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड नीड द अप्रूवल ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे कहने कि किस तरीके के परिवर्तन के लिए सभी राज्य विधानमंडलों के कम से कम आधे की मंजूरी आवश्यक होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेंडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन पार्ट 18। एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब भी किसी ऐसे चीज़ को अमेंड किया जाएगा जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट पड़ता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पर इम्पैक्ट आएगा, तो वहाँ पे हाफ ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है केंद्रीय सेवा अधिकारियों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एक्सक्लूसिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर केंद्र सरकार के लिए यहाँ पर एक्सक्लूसिव होते हैं। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। यहाँ पर कैग का आर्टिकल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 148। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि आर्टिकल 148 में इनके ऑफिस के बारे में बताया गया है। इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा और इनका रिमूवल प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल प्रोसीजर के। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 149 में इनके ड्यूटीज़ एंड पावर को बताया गया है। आर्टिकल 150 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो यूनियन और स्टेट का जो फॉर्म ऑफ अकाउंट होगा उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। आर्टिकल 151 में रिपोर्ट ऑफ कैग के बारे में बताया गया है। इनका जो रिपोर्ट होगा यूनियन और स्टेट के लिए वो सबमिट किया जाएगा प्रेसिडेंट और गवर्नर को। यूनियन के केस में प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाएगा, स्टेट के केस में गवर्नर को। फिर बाद में इसको पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पर रखा जाता है। इनके टर्म की बात करें तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर ऑफ एज जो भी पहले आ जाए। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो कैग जो होते हैं अगर एक बार ये अपने ऑफिस को छोड़ देते हैं तो फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस के अंतर्गत ये एम्प्लॉयबल नहीं हो सकते। इनका रोल होता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर है उसको ऑडिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन आर गारंटीड ए मिनिमम ऑफ डैश ऑफ सीट्स इन पंचायत। पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें सुनिश्चित की गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33.3%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गोल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का यहाँ पर आपसे उद्देश्य पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो डीपीएसपी होता है ये एक तरीके से इन्फोर्सिएबल नहीं होता। इसमें गाइडलाइन दी जाती हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वेलफेयर के लिए इसको अप्लाई करवा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल पावर्स इज नॉट वेस्टेड इन द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। कौन सी वित्तीय शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित नहीं है। यहाँ पे नॉट पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंटली सैंक्शनिंग टैक्सेस। स्वतंत्र रूप से करों को स्वीकृत करना ये गवर्नर का काम नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंश्योर्स द कंटिन्यूअस फंक्शनिंग ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पंचायती राज संस्थाओं के निरंतर कामकाज को सुनिश्चित करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इनका काम कंटिन्यूअस कैसे चलेगा,
जब पंचायत का डिसोल्यूशन हो जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। तो ये जो है कंटिन्यूअस फंक्शनिंग इनका चलता रहता है। अगला क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इज लेड आउट इन विच स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कहने की जो सब्जेक्ट का डिवीज़न है यूनियन और स्टेट के बीच में, ये किस स्केड्यूल में दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि 7th स्केड्यूल में 3 लिस्ट दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्केड्यूल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज संस्कृत काउंटेड एमंग दी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान द्वारा संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषा में क्यों गिना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज इट कंटिन्यूज टू बी एक्टिवली यूज्ड। इसको अभी भी सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 283, हाउ डिड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इमर्ज इन द इंडिया एज ए टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। PIL के बारे में हमने सेकेंड पार्ट में भी बात किया था। यहाँ पे कहने कि भारत में न्यायिक सक्रियता के एक उपकरण के रूप में जनहित याचिका का उदय कैसे हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट बिगैन इन 1979 when the Supreme Court allowed the individuals to file cases for public interest। 1979 में ये स्टार्ट होता है जब सुप्रीम कोर्ट सभी इंडिविजुअल को ये अलाउ करता है कि वो किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पर यहाँ पर केसेस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये हमने कई बार किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। अगला है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। यहाँ पे कह रहे हैं भाषा के आधार पर राज्यों के प्रश्न की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग को नियुक्त किया गया था। यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना चाहिए या फिर नहीं, इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर कमीशन। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, पहले धर कमीशन बनता है 1948 में, फिर JVP कमेटी बनता है 1949 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में यहाँ पर बनता है। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से कानूनों की रक्षा कौन सा स्केड्यूल करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9th स्केड्यूल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर मैटर। एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी सारे मैटर्स के लिए जो ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाता है, ये कौन से आर्टिकल में आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैंडेटेड टाइम फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो RTI एक्ट होता है उसमें इंफॉर्मेशन देने का टाइम कितना होता है। तो जनरल केसेस में 30 डेज यहाँ पे होगा, लेकिन अगर लाइफ या लिबर्टी का केस है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देना होता है। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। नेक्स्ट है, इन विच स्केड्यूल आर द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस स्पेसिफाइड। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है विभिन्न संवैधानिक कार्यालयों के लिए
शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3rd स्केड्यूल में। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से इसको याद रखते हैं, ये है 3rd स्केड्यूल, ओथ एंड अफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज एम्पावर्ड टू एडजुडिकेट लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स इन इंडिया? एक तरफ सेंटर है, दूसरे तरफ एक या एक से ज़्यादा स्टेट हैं, तो इस डिस्प्यूट को कौन यहाँ पर सॉल्व करेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट गांधीयन आइडियोलॉजी? तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है? तो जहाँ पर विलेज के डेवलपमेंट की बात होगी, रूरल एरिया का विकास जहाँ पे आएगा, वो गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड होगा। इसके अलावा जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो भी इसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अगला क्वेश्चन, विच लीगल अथॉरिटी गिव्स स्टैच्यूटरी स्टेटस टू लोक अदालत इन इंडिया? लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा कौन सा एक्ट देता है? तो इसके बारे में भी हमने पहले ही पार्ट में कवर किया, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द पोस्ट ऑफ गवर्नर? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गवर्नर का पोस्ट किस आर्टिकल में दिया हुआ है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 153 में दिया गया है। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे, एक पर्सन एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, इसको ऐड किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इज कंसीडर्ड इन नियर रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड चेंजेस टू द प्रीएम्बल, स्केड्यूल 7 एंड 53 आर्टिकल? यहाँ पे कहने कि किस अमेंडमेंट के द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए, प्रीएम्बल में भी, स्केड्यूल 7 में भी, और 53 आर्टिकल्स को चेंज कर दिया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42nd अमेंडमेंट 1976। इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फिर से रिपीटेड है। यहाँ पे कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज फॉर्म्ड फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया अंडर आर्टिकल 243Q ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा। यहाँ पे कह रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की नगर पालिका का गठन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नगर पंचायत का। यहाँ पर 4th लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू ग्रांट पार्डन्स एंड रिप्रीव? यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमा और दंडादेश के निलंबन की शक्ति प्रदान करता है? तो पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में है, और ये पावर 5 टाइप्स का दिया गया है। इसका नेचर क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है पार्डन। इसका मतलब होता है जिसने कोई भी अपराध किया हो उसके पूरी तरीके से अगर क्षमा कर दिया जाए तो वो पार्डन कहलाएगा। कम्यूटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सज़ा जो होता है उसको कम किया जाता है। जैसे कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद में उसको बदल दिया जाए, तो ये कम्यूटेशन होता है। रिमिशन में क्या होता है, जो पनिशमेंट है उसका नेचर चेंज नहीं किया जाता, केवल ड्यूरेशन बदल दिया जाता है। जैसे कि किसी को 10 साल की सज़ा है तो उसको 2 साल या 5 साल कर देना, यहाँ पे नेचर चेंज नहीं होगा, केवल ड्यूरेशन चेंज होता है। रेस्पाइट की बात करें तो यहाँ पर किसी स्पेशल फैक्ट के आधार पर सज़ा को कम करना रेस्पाइट होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी के केस में सज़ा कम करना रेस्पाइट में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रिप्रीव। इसमें टेम्पोरेरीली स्टे लगा दिया जाता है जिससे कि टाइम मिल जाए पार्डन या कम्यूटेशन मांगने का या सीक करने का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज वॉज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन
86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। यहाँ पे कहने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। और इसी के द्वारा आर्टिकल 21A भी ऐड किया गया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ऑन सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट? कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर किसके पास कानून बनाने की शक्ति है? तो ये कॉमन होता है, बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट। सेंटर और स्टेट दोनों ही इसके सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हाउ मेनी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ ईयर? यहाँ पे कहने कि एक साल में पार्लियामेंट में कितने सेशन यानी कि सत्र को आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 सेशन इसमें होते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं BMW से। B यानी कि बजट सेशन, M यानी कि मॉनसून सेशन, W यानी कि विंटर सेशन। तो एक साल में 3 सेशन होता है। ये है फाइनल पार्ट 300 क्वेश्चंस का, जो कि पॉलिटी से RRB NTPC UG के एग्ज़ाम में पूछे गए। इसको हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर किया है और ये इसका फाइनल पार्ट है। अगर आपने तीनों पार्ट को देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी और आगे जो रेलवे के एग्ज़ाम होंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।